अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नॉवल चॉइस। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज इस नॉवल कभी तो पास मेरे आओ, जिसको तहरीर किया है एमन नुमान ने, इसकी मैं 3rd एपिसोड रीड करूँगी। यकीनन फर्स्ट और सेकंड एपिसोड आप लोगों को पसंद आई होगी, तो इसके बारे में मेरे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए अब ज़्यादा देर नहीं करते, बढ़ते हैं इस केस की जानिब। रात होते ही हवेली की तमाम लाइटें जगमग करके उठी थी। निकाह की तमाम तर तैयारियां बहुत अच्छे से मुकम्मल हो चुकी थी। बहुत शान से कशमाला की ससुरालियों का पुरतपाक अंदाज में इस्तकबाल किया गया था। बस अब दूल्हा व दुल्हन का कबूल वजाब का मरहला बाकी था। जाओ जाकर देखो दुल्हन की तैयारियां कहाँ तक पहुँची हैं। दादी बेगम ने बड़ी बहू मुजना को हुक्म सादिर किया। जी अम्मा बेगम। मुजना ने फौरी सांस की हुक्म की बजा आवरी की थी। भला सांस के सादिर करदा हुक्म की तामील में देर करके वो अपनी शामत पुराने से तो रही थी। आज हवेली को किसी दुल्हन की तरह सजाया संवारा गया था। आखिर को खान घराने की शादी थी। पूरा इलाका रोशनियों से सजने की वजह से जगमग कर रहा था। बारात की तकरीब का इंतजाम हवेली के बड़े से सारे लॉन में ही मुनक्कद किया गया था। ये खान खानदान की रिवायत थी कि आज तक जितनी भी शादियाँ अंजाम पाई थी इस घराने की, वो सब हवेली की चार दीवारी के अंदर ही मुनक्कद की गई थी। स्टेज पर दूल्हा व दुल्हन दूल्हा के लिए खान खानदान का इस अहम मौके पर नस्ल दर नस्ल से इस्तेमाल होने वाला रिवायती झूला दूल्हा दूल्हा के लिए गुलाब और गेंदे के फूलों से सजाया गया था। जबकि झूले के दोनों तरफ इर्द गिर्द तख्त रखे गए थे, जिन पे दबरेस्ता लाल और हरे रह के कारपेट बिछाकर गाँव तकिए लगाए गए थे। दूल्हा दूल्हा के इस्तकबाल के लिए गुलाब की पत्तियां स्टेज के फर्श पे बिछाने से इसकी जीनत में मजीद चार चांद लग गए थे। एक तख्त पे दादी बेगम सफ़ेद रंग का कोटा और किरण लगा गरारा पहने और उसके कुर्ते के गले पे 5 तोले के सोने से के बटन लगाए, चांदी के पानदान को खुले तफर से जो वो जमान थी। गुरूर का हकमियत इनके हर अंदाज से झलक रहा था। जबकि दूसरे तख्त पे घर के खास मर्दों के बैठने का इंतजाम किया गया था। बड़ी ताई बेगम सरवत फिलहाल स्क्रीन से गायब थी, हैरत अंग्रेज तौर पर। अम्मा बेगम मजना के चेहरे की हवाइयाँ उड़ी हुई थी। वो हाफती काँपती सांस तक पहुंची थी। ए बहू, क्या हुआ? तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है? खुदा का वास्ता है बहू, कोई अच्छी खबर ही सुनाना, मनुष्य पैगाम ना सुनाना हमको तुम। बहू की लट्ठी की मानो सफ़ेद पड़ा चेहरा देखकर नफीसा बेगम ठटकी थी। दिमाग में खतरे की घंटियां बज उठी थी। आखिर को जान दीदा औरत थी। अम्मा बेगम दुल्हन कमरे में नहीं। हमने हर एक जगह देख लिया, हवेली का एक एक चप्पा खंगाल आए हम, तो फिर कहाँ है? जानती भी हो क्या खराफात तुम अब हमसे बकता है, या फिर तुम शायद ये भूल बैठा कि किससे मुखातिब हो तुम इस वक्त? अम्मा बेगम ने अपने ख़ास पख्तून वाले अंदाज में फिगर इस्तफार किया बहू से। अगर ये मजाक है तो समझ लो कि तुम। अम्मा बेगम, मैं सच कह रही हूँ, मेरा यकीन कीजिए, मेरा क्या मजाल कि मैं आपसे गलत बयानी करूँ। क्या सबूत है तुम्हारे पास? अगर तुम्हारी बात झूठी निकली तो जानती हो ना तुम्हारी क्या सज़ा होगी। नफीसा बेगम ने सख्ती से कहते हुए अपनी लाठी को पकड़ा, उस हाल में खड़ी हुई। चेहरे में नाकाबिले बयान तसरत रकम थे, जो वहाँ मौजूद सभी नफूसों को तंबी करने के लिए काफ़ी थे। अगर ये हकीकत हुई तो यह क़यामत आ जाएगी, सर कलम कर दिए जाएंगे। आपके हर सवाल का जवाब इस खत में है। मुज़ना ने जल्दी से दुल्हन के कमरे से मिलने वाला ख़त सांस को थमाया। ये कैसे मुमकिन है? नफीसा बेगम की आवाज़ में वाज़ेह लड़खड़ाहट थी। ये सच है अम्मा बेगम, कशमाला ने जो इसमें लिखा है। मुज़ना ने सिसकी भरते हुए कहा। जबकि इतना बड़ा तमाशा लगता देखकर कशमाला के ससुराल वाले गुस्से में वापस रवाना हो गए थे। नफीसा बेगम और उनकी दोनों बहुओं ने बहुत कोशिश की कि मामले को संभाल लें, मगर अब क्या हो सकता था। सब मेहमान एक एक करके हवेली से जाते रहे। अब बारी थी अदालत लगने की, किसी की बिल्ली छाने की, या शायद किसी की खुद ही कब्र को भरने का वक्त आ पहुंचा था। रात 9 बजे के आसपास सब लोग अब भी लॉन में खौफजदा से मौजूद थे। सुलेमान, बताओ कहाँ लेकर भागा है तुम्हारा बेटा हमारी पोती को? सलमान और सलमान की बीवी कटहरे में खड़े थे। नफीसा बेगम की अदालत की आगा बेगम, हम बिल्कुल नहीं जानते कि हमारा बेटा बिलाल कशमाला बीवी को कहाँ लेकर गया है। हाँ हाँ आगा बेगम, हमें तो खुद इस खत से पता चला कि हम कुछ नहीं जानते। महमद की माँ ने रोते हुए हाथ जोड़े, और हकीकत भी यही थी कि वो लोग तो बिल्कुल नहीं जानते थे कशमाला इनके बेटे के साथ फरार हुई है। ये तो कशमाला के खत से पता चला था कि वो दोनों एक दूसरे से शदीद मोहब्बत करते थे, और अपनी मोहब्बत को अमर करने के लिए इन दोनों को ये कदम उठाना पड़ा। नीचे कशमाला और बिलाल दोनों के दस्तखत मौजूद थे। गोया अब कोई शक व शबात बाकी नहीं रहा था। बिलाल की गुमशुदगी का कॉल ना उठाना इस बात की दलील था कि ये संगीन गुनाह कर बैठा है। मैं नहीं छोड़ूंगा इन दोनों को। अब इस घर का कशमाला की डोली के बजाय जनाजा उठेगा। जाबिर ने अपनी पिस्टल उठाई और हवेली से जाते हुए इंतहा से ज़्यादा इश्तियाला में लहजे में गोया हुआ। पागल मत बनो जाबिर, ये वक्त इन सब बातों का नहीं है। होश से काम लो। मैं साथ चलूंगा तुम्हारे। कैसे खुद पे कंट्रोल करूंगा? करो कामुल, हमारी इज्जत का भरे बाजार में जनाजा निकालो। तुम कहते हो सब्र करो। बड़े आगा और छोटे आगा जीप तैयार है। मुलाजिम ने आकर दोनों को कहा, चलो जाबिर। कामिल ने इसके शाने पे हाथ रखा, जिसे जाबिर ने पूरी तरह झटक दिया और कामिल को देखे बगैर जीप की तरफ बढ़ गया। कामिल ने इसको इसके लिए तनहा जाने से रोका था। वो नहीं चाहता कि जाबिर कोई गलत कदम उठाए। वो इसको अपने भाइयों की तरह ही अजीज था। जाबिर इसको जितनी धमकी देता था, मगर कभी इसने किसी एक पल भी अमल नहीं किया था। कामिल के खिलाफ दोनों की हवेली के अंदर ठीक ठाक दुश्मनी चलती थी, मगर
कर हवेली के बाहर। किसी में हिम्मत नहीं थी कि इन दोनों में से किसी एक को छूने की, क्योंकि दूसरा मरने मराने के दर पर हो जाता था। महमल तो जैसे मौत के दहाने पे आ खड़ी थी, दुआ करती कुछ गलत ना हो, मगर अब ठीक कुछ भी ना होता था। ये तो बहुत अच्छी तरह जानती थी अगर कशमाला बिलाल ने मिलते तो इनकी जगह महमल को अपने सीने पे गोली खाकर हिसाब बराबर करना पड़ता। दूसरी तरफ अगर दोनों मिल जाते तो पूरे कबीले के सामने इन दोनों को इनकी पहली से खोदी गई कब्रों में जिंदा दफन कर दिया जाना था। दोनों दोनों सूरत में नुकसान इसी का था। वो तो सोच भी नहीं सकती थी बिलाल इसका सगा भाई इनको इस मुकाम पर लाकर खड़ा करके फरार हो जाएगा। वफा बस हैरान परेशान से सूरत हाल को समझने की कोशिश करती। जाबिर का इतना सख्त रद्द अमल इसको बुरा भी ना लगा, आखिर वो गैरत का मामला था, मगर वो सकते में आ गई थी। ये सुन के अब खून की होली खेली जाएगी। याद रखा सुलेमान, तुम और तुम्हारे पूरे ख़ानदान को इस नमक हरामी का कुफारा अदा करना होगा। ताई बेगम ने आगे बढ़कर मेमल को बालों से पकड़कर बुरी तरह से मारना पीटना शुरू कर दिया। छोड़े भाभी बेगम, अदर में इस मासूम का कोई कसूर नहीं। क्यों कसूर नहीं? इस सब में ये पूरी की पूरी शामिल है। ताई के बजाय दादी बेगम ने तरक् मुजन्ना को बाज की रखा। मुन्ना ने बेबसी से दरवाजे को देखा, जहाँ से अभी अभी कामिल बाहर गया था। वो वहाँ मौजूद होता तो महमल को एक रोज तक ना आने देता। महमल क्या, वो किसी भी जानदार पे जुल्म का कायल न था। आखिर को इनका और ज़िशान हैदर खान का खून इसकी रगों में गर्दिश कर रहा था। आप कैसे एक बेकसूर को इस तरह सज़ा दे सकती हैं आंटी? यूँ गुनाहगार नहीं है, ये गुनाहगार नहीं है, इतना ही इसके माँ बाप मुजरिम अगर है इनका बेटा है तो आपकी बेटी भी इतनी ही जुर्म में शराकतदार है, तो फिर आपको कैसे उसको वफा से महमल पे होता जुल्म बर्दाश्त न सका और महमल के सामने ढाल बन के खड़ी हो गई थी। बेबी तुम तो अपना रास्ता नापो, यहाँ हमारे असूल है। ताई बेगम ने एक हाथ से वफा को धक्का देकर परे कर डाला। 14 साला मीना को आंखों में पट्टी बांधकर एक फार्म हाउस लाया गया था। साथ में उम्मीद भी थी कि बिल्कुल खामोश लबों में जैसे कुफल लग गया था। इसके आंसू बिल्कुल खुश हो चुके थे। पिछले 24 घंटों में इसने जानों का नज़ारा देखा था, उफ झेला था, जिसको भेड़ियों ने नोच डाला था। खाने का एक निवाला तक इसके मुंह में ना दिया गया था। बस हवेस और बबरियत का निशाना बनाए चले जा रहे थे। वो पूरे रास्ते अपने मौत की दुआएं मांगती रही थी। पिछली सीट पर बैठी मीना को किसी तरह भी इन दरिंदों पे दो को बचाकर निकालना चाहती थी। वो दिल ही दिल में अहद कर बैठी थी कि मीना के साथ कुछ बुरा नहीं होने देगी। कामिल आगा आप ही मदद करें। हमारी कशमाल और बिलाल ने कामिल को मदद के लिए पुकारा, जो कि ड्राइव कर रहा था। जाबिर छोड़ो, इन दोनों मिल गए हैं, अब हम अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। कामिल ने साथ बैठे जाबिर को समझाना चाहा, जिसके चेहरे के तासुर गुस्से और गदब के मारे शदीद नाफहम हो रहे थे। ये मेरी बहन का मामला है, बेहतर होगा कि मुझे खुद निपटने दो। जाबिर तो गया जैसे अपने तयन का फैसला कर चुका था। मैं तुम्हें कुछ भी गलत नहीं करने दूंगा जाबिर, तुम मुझे रोक नहीं सकते। कामिल अभी इस कबीले के आखिर सरदार बाबा है और जब तक वो गद्दी नशीन है तुम्हारे फैसले की मेरी नज़र में कोई वक्त नहीं है। तुम्हारी सोच ये है जाबिर खान, अफसोस मैं तुम्हारी सोच बदलने से कासिर हूँ। कामिल ने एक एक लफ्ज़ से जोर देते हुए जाबिर को जताया। गाड़ी का स्टिंग घुमाते हुए मस्जिद गोया हुआ। ताया जान के बाद ज़ीशान खान का बेटा होने के बाद मैं भी इस कबीले का आगा हूँ और तुम जब तक मुकम्मल अख्तियारात के हामिल नहीं हो सकते, जब तक ताया तुम्हें अपनी गद्दी पे ना बिठा दे, समझे? तो फिर हो गया फैसला। अब बाबा जान के हाथ में तड़प का एक अक्का था और वो बेगैरत हरगिज़ नहीं। अब वो मस्जिद कामिल से उलझना नहीं चाहता था। हवेली आती हुए कशमालों को बाजू से पकड़ कर जाराना अंदाज में इसको घिसटता गाड़ी से उतर गया, जबकि बिलाल को गार्ड्स ने झगड़ा था। चलो तुम लोग का पता चलेगा तुम दोनों के घर से भागने का क्या अंजाम होता है। जाबिर के सर पे तो बस जैसे खून सवार था। माफ़ कर दें जाबिर आगा हमें। बिलाल ने मजम्मत की। मेरा कसूर, मुझे सजा दें। बिलाल का कुछ कसूर नहीं। कशमाला भला कैसे अपने महबूब को तड़पता हुआ देख सकती थी? झट सारा इल्ज़ाम खुद पे ले डाला। अब इसकी तलाशी नज़रें माँ को तलाश कर रही थी, मगर इसको क्या पता था इसकी माँ इसी गम में अपने कमरे में बेहोश पड़ी है। सज़ा किसको देनी है ये बहुत जल्द मालूम हो जाएगा, तुम और तुम्हारे इस नाकाम आशिक को। जाबिर ने तंजिया हंसते हुए कामिल को देखते हुए कहा, जैसे इसकी आंखों में जहाँ रहा था कामिल के इसकी गैरत अभी जिंदा है। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। कशमाला तुम डरो नहीं, मोहब्बत की है, हमने कोई जुर्म नहीं किया। बिलाल हवेली के गार्ड की गिरफ्त में बुरी तरह पूरी कुव्वत से खुद को छुड़वाकर कशमाला को जाबिर की गिरफ्त से निकालने के लिए तकवतु कर रहा था। ये ले बाबा जान, सर कलम कर दें दोनों का। ये हमें झील के पास कबीले के उदू से निकलते हुए मिले हैं। जाबिर ने कशमाला को बाप के सामने धकेला। आगा सही कशमाला बेकसूर है, मैं इसको अगवा कर लेकर गया था। बिलाल के कहने की देर थी कि बस फुरकान खान ने जोरदार थप्पड़ इसके चेहरे पर रसीद कर डाला था। बिलाल ने जैसी अपनी मोहब्बत पर जान कुर्बान करने का फैसला कर डाला था। मेमर और उसके माँ बाप बेबस अपने जिगर के टुकड़ों को बस चंद ही लम्हों बाद खून में लथपथ तस्वर कर रहे थे, जबकि वफा को रात के 1 बजने के बाद जानकर किसी ने उठाने की कोई ज़रूरत महसूस नहीं की थी। और फिर नफीसा बेगम का हुक्म था कि वफा को जितना हो सके इस मामले से दूर रखा जाए। सुलेमान की बीवी की तो जैसे रूह फना हो चुकी थी, बस खामोशी से अश्क बरसा रही थी। नहीं बिलाल, ये सब लोग फ़िरौन बन चुके हैं, तुम क्यों मेरे लिए खुद को मौत के मुँह में धकेल रहे हो? कशमाला ने अपने बाबू भाई समेत दादी की तरफ तमसखाती नज़रों से देख कर कहा था, बिलाल को ज़बान चलाएगी तू अपने बाप से? तेरी इतनी मजाल
दादी बेगम ने आगे बढ़कर कई धमके इसकी पुष्ट पर जड़ डाले। बस अब एक और बात नहीं, बहुत हो गया। जाबिर ने आगे बढ़कर अपनी जेबों में से 2 पिस्टल निकाली। इस बिलाल और कशमाला, जिनको पहले किसी मुजरिम की तरह घुटनों के बल बिठा दिया गया था, सहन में इन दोनों के सरों पे तान ली। भाई को छोड़ दो, रहम करो मेरे भाई पे खुदारा। महमद रोते हुए कामिल की तरफ भागी थी। जाबिर सब्र कर जाओ, अभी दादी जान ने फैसला नहीं दिया। कामिल ने आगे बढ़कर जाबिर को रोका, फरियाद करती नजरों से दादी को देखा। ठहर जाओ कामिल, इधर ही, हमारा कानून सबके लिए बराबर है। नफीसा बेगम ने खुद की तरफ बढ़ते अपने लाडले पोते के कदमे वहीं रोक दिए, पोते के कदमों को वहीं रोक दिया। कामिल के बढ़ते कदम वहीं थम गए थे। दादी के हुक्म ने उसको बेबस कर डाला था, मगर वो दिल ही दिल में अहद कर बैठा था, अगर बिलाल के सीने पे गोली चलेगी तो वो इससे पहले खुद पे गोली खा लेगा। रहम, बड़े बीबी, रहम, हमारे बच्चे पे रहम करो, मत मारो इनको, ऐसा मत करो। सलमान की बीवी ने दौड़कर नफीसा बेगम के पैरों में बैठ के बेटे की जिंदगी की भीख मांगी थी। अगर साईं आप जो चाहे सजा इनको दे दे, मगर इनकी जान बख्श दें साईं, करम साईं। सलमान ने फुरकान खान के आगे हाथ जोड़े, ये दोनों मर जाएंगे, फिर इसके बाद क्या ताया जान? इस तरह तो आप इन्हें और ख़ुद को सज़ा दे रहे हैं। खुदा का वास्ता ताया जान ऐसा ना करे। कामिल से अब मज़ीद अपना गुस्सा ज़ब्त ना हो सका, बुरी तरह से इश्ताल आमेज़ लहजे में फुरकान खान से मुखातिब था, तुम हमें मत सिखाओ, अगर आज इन पर रहम खाए तो ऐसा ना हो कि हमारी आगे वाली नस्लें ये दोनों की पैरोकार ठहरे। जब भी सुलते इस हवेली के कामिल बेचो-ताब खा के रह गया। मत करें बड़ी बेगम अपने और हमारे साथ जुल्म। सलमान अब नफीसा बेगम से फरियाद करने जा पहुंचा था, मगर वहाँ भी इसको शफाक रवैया का सामना करना पड़ा था। मेमन को लग रहा था जैसे वो मैदान हशर में मौजूद हो। अमर बेगम, कामिल ठीक कह रहे हैं, हम कैसे जवान जहाँ मौत का दुख बर्दाश्त करेंगे। मुजना जो कि एक साइड पे खामोश खड़ी थी, आज पहली दफ़ा इसने सास के सामने सबकी मौजूदगी जबान को लगा ताला तोड़ डाला था। इस हवेली के मजालिम से भला मुजना के अलावा और कौन वाकिफ़ हो सकता था। वो अच्छी तरह जानती थी कि यहाँ पे शफाकियत की इंतहा है, बेरहमी की हदूद इस हवेली से शुरू और इस हवेली पे ही आके ख़त्म होती है। वो नहीं चाहती थी कि अब मजीद ये रिवायत चले, और कामिल को जिस तरह इसने पाल पोस कर बड़ा किया था, वो आज महसूस कर रही थी कि इसकी मेहनत वसूल हो गई है। कामिल का हक के लिए बोलना लड़ना इसको अंदर तक पुरसकून कर गया था। ज़िशान हैदर खान से क्या वादा मुजना को आज अपना पूरा होता हुआ नजर आ रहा था। अब कुछ नहीं हो सकता, फैसला हो चुका है। नफीसा बेगम ने शफाकत की इंतहा कर डाली। कलमा पढ़ लो तुम दोनों, जाबिर ने ट्रैकर पे उंगली रखते हुए कहा। जाबिर भाई मत मारो मुझे और बिलाल को। कशमाला ने भाई से फरियाद की, मगर वहाँ इसकी और बिलाल की फरियाद सुनने वाला कोई नहीं था, कोई रहम खाने वाला तैयार नहीं था। समझ नहीं आई मैंने क्या कहा, आखिरी दफ़ा कलमा पढ़ लो वरना इसका भी मौका नहीं मिल सकेगा। बाबा जान रहम करो, बाबा जान मत मारो हमें। कशमाला ने डूब रही आंखों से बाप की तरफ देखा। इससे पहले इसकी सांसों की डोर तोड़ दी जाती, वो एक दफ़ा अपने बाप से अपने लिए अपनी मोहब्बत के लिए ज़रूर ज़िंदगी की भीख मांगना चाहती थी। जाबिर आगा हम कहता है पहले तुम मुझे मारो, उसके बाद तुम कशमाला की तरफ देखना, पहली गोली मेरे सीने में घुपनी चाहिए। बिलाल ने धारते हुए कहा। इसकी धाड़ इतनी बुलंद ज़रूर थी कि हवेली के दरो दीवार को हिलाने के लिए काफ़ी थी। भाई नहीं करो अपने साथ जुल्म। महमल तड़प उठी थी जबकि इसकी माँ बेदम सी पिल्लर का सहारा लेकर फर्श पे बैठती चली गई। जाबिर बस करो, खुदा के कहर से डरो, अल्लाह ताला की ज़ात के अलावा कोई ज़िंदगी देने और छीनने वाला नहीं है। मरवत दखल अंदाजी करो कुदरत के कामों में, मत दखल अंदाजी करो कुदरत के कामों में, खुदा के कामों को अपने अख्तियार में मत लो। ऐसा ना हो कि जब इसका कहर और ज़ाब तुम पर नाजिल हो तो तुम दोनों से कहीं ज़्यादा बेबस और बेख्तियार हो। इस वक्त याद रखना, हर वक्त इंसान की हकमियत सलामत नहीं रह सकती। आज तुम्हारी हुकूमत है, कल किसी और की हुकूमत होगी। जाबिर पे क्या करोगे तुम इस वक्त? बेशक खुदा का अजाब बहुत ख़तरनाक है। कामिल ने भाकर जाबिर के दोनों हाथों को अपनी गिरफ्त में लिया था। मैं कहती हूँ पीछे हट जाओ कामिल, ये हवेली के असूल है और असूल सबके लिए यकसा है। नसीबा बेगम ने पोते को बुआ बाजू से पकड़कर साइड पे किया और जाबिर को इन दोनों को ख़त्म करने का इशारा किया। कामिल ने एक दफ़ा फिर आगे बढ़कर जाबिर को हाथों को सख्ती से थामना चाहा, मगर फुरकान खान के बंदों ने आकर कामिल को मजबूती से पकड़ के पीछे खड़ा कर लिया और उसको जकड़ कर खड़ा हो गए। बस अब जाबिर की गोली चलने की देर रह गई थी। इन दोनों को अच्छी तरह से तैयार करके बाहर लेकर आओ। चमेली शेर दिल ने चमेली को अपने बाहों में से आज़ाद कराते हुए कहा, और याद रखना इनको अच्छी तरह से समझा देने का, ये दोनों कोई गड़बड़ ना करें। अगर इन दोनों ने ज़रा सी भी कोई गलती की ना तो याद रखना शाह पीर साई हम सब की धज्जियाँ उड़ा देंगे। शेर दिल ने चमेली को याद दहानी करवाई। फिक्र न करो शेर दिल, बस तू देखता जा चमेली को कैसे मैं शो पीस बनाकर बाहर पेश करती हूँ। इस दफ़ा तो पीर से मैं ऊँचा दाम लूँगी क्योंकि खासी मेहनत की है मैंने इन दोनों पर। चमेली ने एक अदा सीखा और उर्दू इसकी मैं बहुत आगे तक पहुंच चुकी थी। इसको अच्छी तरह से अंदाज़ा थे कौन सा दाव किस वक्त खेलना है। मीना को छोटा सा ब्लाउज और गरारा पहनाकर शेर दिल के पास रवाना किया था। चमेली ने और इस बात की याद दहानी करवाई थी, अगर इसने इनकी बात ना मानी तो वो आज उम्मीद के साथ वो करेगी कि इसकी जान तक बाकी नहीं बचेगी। दूसरी तरफ उम्मीद थी जिसको दूसरे कमरे में मीना से बिल्कुल अलग करके रखा गया था। वाह वाह क्या घोरे नायाब है, इसका तो बड़ा माल मिलेगा हमारे अड्डे पे। एक 60 साल बुढ़े ने मीना को हवस भरी नज़रों से देखा और इसके अजीब बेहम किस्म के गाने की धुन पर ज़बरदस्ती रक्स
करना शुरू कर दिया। मीना खामोश थी, इसको उम्मीद की वजह से कड़वा कूट पीना था, मगर वो नहीं जानती थी कि ये इसके लिए एक जाल बिछाया गया था। आज जिसे ख़रीदा फार्म हाउस पे ख़ास तौर पर इसकी बोली लगाने के लिए वहाँ मौजूद थे, क्योंकि मीना एक इंतहाई खूबसूरत थी और वो लोग जानते थे कि इसकी मुँह मांगी कीमत मिलनी थी। इसलिए आज की ख़ास तकरीब मीना की वजह से मुनक्कद की गई थी। मीना को दरिंदगी का निशाना बनाया जाता है। वो बंदा किसी का भी लिहाज किए बगैर इसको अपने साथ उठाकर लॉन्च पे ले गया था और वहाँ पर इसको बुरी तरह से तकलीफ पहुँचाता। इसकी वजह से अपने वजीद को तकसीम पहुँचाने में मसरूफ़ हो चुका था। मीना की पूरी तरह से चीखें बुलंद हो रही थी, क्योंकि अब वो दरिंदा मीना के गले को सख्ती से पकड़े अपनी प्यास बचाने की कोशिश कर रहा था। और बाहर खड़ी ब्लू फिल्म बनाने का अमला एकदम एक्टिव हुआ। कुछ इस तरह फिल्म की रिकॉर्डिंग कर रहा था कि इस बुड्ढे का चेहरा फिल्म में आने की बजाय बस मीना का पूरा वजह फिल्मी रिकॉर्ड हो रहा था, क्योंकि वो बुढ़ा मुल्क की जानी मानी नामूर हस्तियों में से एक था, जिसे पूरे माशरे में इज्जत थी। मीना की बोली लग चुकी थी। इसको अब यहाँ से लॉस एंजलिस रवाना कर दिया जाना था एक दलाल के साथ, और उम्मीद वो भी अभी बाकी थी। एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन अभी आया नहीं था। उम्मीद को इसके सामने पेश करना था इन लोगों ने। बस अब जाबिर के गोली चलने की देर रह गई थी। दोनों ने एक साथ कलमा पढ़कर अपनी आंखें बंद की थी। बिलाल और कशमाला जानते थे कि बस अब मौत और इनके दरमियान जाबिर की बंदूकें से चलने वाली एक गोली का फासला है। ठहर जाओ जाबिर, ताइब बेगम की आवाज़ पूरे सहन में गूंजी थी। जाबिर बस से गोली चलाने ही वाला था जब अपनी माँ की आवाज़ सुनकर इस समय सभी से चौंक कर देखा। सबसे ज़्यादा हैरत इन सबको वहाँ इनके साथ मौजूद वफ़ा पे हुई थी, जो हिज़्बे हाल अपने ट्राउज़र टी शर्ट में मलबूस है हरी ओनी शॉल शानों के इर्द गिर्द लिपटे वहाँ इनको लिए आ पहुंची थी। इसको वैसे ही रात देर तक जागने की आदत थी, साथ ही वो भूख की भी बहुत कच्ची थी। आधी रात को भी अगर भूख लग जाती तो जब तक वो कुछ खा ना लेती इसको नींद ना आती थी। बस आज भी यही हुआ था। लैपटॉप पर रात देर तक नॉन स्टॉप करने के बाद इसको नींद उड़ चुकी थी और पेट पे चूहे दौड़ रहे थे। भूखे हाथों मजबूर होकर वो दबे कदमों किचन की तलाश में निकली थी, जब बैठक से गुजरते हुए इसको बाहर सहन में खुलने वाली खिड़की से अजीब से शोर आता सुनाई दिया। अपनी जासूसाना फितरत के हाथों मजबूर के खुली खिड़की के सामने आकर बाहर झाँक कर सूरत हाल को समझने की कोशिश कर रही थी, और कुछ ही पल लगे थे इसको सूरत हाल समझने में। फिर क्या था, इसने आओ देखा न ताओ देखा और बैठक में गहरी नींद सोई मुलाजमा को झुंझोकर उठा दिया। मुलाजमा के उठते ही से इसने पहला सवाल कशमाला की माँ का किया, और जिसे जिसे उसको मुलाजमा से पता चला वो कशमाला की वजह से बेहोश हो गई थी। इनके होश आने के बाद से वो अपने कमरे में खराबी तबीयत के बाद आगा साई का हुक्म था कि ये कुछ भी हो जाए बीबी साई को ना उठाया जाए। बस फिर लम्हों का खेलता वफा कशमाला की माँ को लेकर सहन में पहुंच चुकी थी। अम्मी जान आप बीच में मत आइए, आए फैसला हो चुका है। जाबिर ने एक लहजे को बड़ी मुश्किल से धीमा किया था। वफा की मौजूदगी के बाद मेरी बेटी की किस्मत का फैसला मैं खुद करूंगी। जाबिर बहू तुम क्या चाहती हो, प्लीज़ भाभी बचा ले इन दोनों को ये बेजुल्म होने से। मुजदा ने रोते हुए जिठानी को समझाया जानती थी कि इनका फैसला भी सुना जाना था, क्योंकि वो फुरकान खान की ताया जाती कबीले की जद्दी पुश्ती सरदार की बेटी थी। कहीं एकड़ की अकलौती माली, भला इनकी कैसे न सुनी जाती। मेरे नज़दीक ये ठीक नहीं कि इन दोनों को मौत दी जाए, कशमाला की शादी बिलाल से कर दी जाए। ताई बेगम का लहजा कतिया लिया हुआ था। बहू तुम जानती हो तुम क्या कह रही हो, हम कैसे मुजरिमों को छोड़ देंगे, नामुमकिन। फरकान खान भी गुस्से से फिर उठे। कशमाला की सजा के वो बिलाल के साथ अब नौकरों के क्वार्टर में रह गए और मैमल की शादी जाबिर के साथ कर दी जाएगी। नामुमकिन, ऐसे कैसे कह सकती है आप ताई जान। कामिल का लहजा ना चाहते हुए गुस्ताखाना हुआ। मुज़ना ने झट बेटे का बाजू थामा, जैसे इल्तिजा कर रही हो कि अभी कुछ मत बोलो, इसमें नामुमकिन तो कुछ भी नहीं। अगर इस हवेली की बेटी इन कमीन के हवाले की जाएगी तो इनकी बेटी भी इस हवेली में आएगी, और तुम क्यों इतने आपे से बाहर हो रहे हो। मैंने तुमसे तो इस मुलाजमा की शादी करने को नहीं कहा, मैं तो अपने बेटे की शादी का कहा है इससे। ताई ने बहुत ठहर ठहर कर कहा, शौहर से और सास की तरफ फैसला कुन नज़रों से देखा। वहाँ मौजूद सभी अफराद को जैसे ताब सूख गया था। सब ने आने वाले फैसले के मुंतज़िर थे। वफा फिलहाल खामोश थी। इसको लगा था कशमाला की माँ ही काफ़ी फ़िलहाल, मगर ज़बान में मुस्तकिल खामोश रहने के बायस खुजली हो रही थी। मैमन ने खुदा से अपनी मौत की दुआ मांगी थी। वो जानती थी कि भाई खुशी के बदले में इसने जलते अंगारों पे अपने कदम धरने थे। तुम्हारी तजवीज़ बुरी नहीं, सोचा जा सकता है इस पर। बहू ये आप क्या कह रही है अम्मा, जानना मुमकिन ही हमारी रिवायत नहीं है। फुरकान खान फिरे, मेरी बात अभी मुकम्मल नहीं हुई फुरकान खान। बहरहाल तो फैसला हमारे हाथों में है। जाबिर की शादी मैमल से होगी और ज़रूर, मगर जाबिर को पूरा हक हासिल होगा कि वो उसके साथ जैसा भी सलूक करे, अच्छा या बुरा, इसको कैद नहीं होगी। बोलो जाबिर, क्या तुम्हें मंजूर है, फुरकान खान ने बेटे से पूछा। अगले दिन वफा फिर से शाइसा के आस्थाने पर मौजूद थी। वो आज आस्थाने के अंदर आखिरकार पहुंच ही गई थी। पीर साहिब बंद कमरे में किसी के ऊपर से जिन निकालने में मसरूफ थे। वो बहुत देर से कमरे को देख लीजिए कि बंद था, इसमें कुंडी लगी हुई थी। इससे आगे एक औरत बैठी जो मुस्तकिल स्कूल पीर साहब की करामात बताई चली जाती, और वफा मुँह पे हाथ रखे जमाई लेती, बस मुँह में जवाब देने पर मजबूर थी। वो नहीं चाहती कि जिस काम से वो आई थी इसमें कोई रुकावट पैदा हो, इसलिए बस अच्छा हुआ कि इस तरह के दाद देते जुमलों से मुस्तकिल इस औरत को नवाज
دی جا رही थी पीर साहब के हवाले से। औरत को अचानक कोई काम याद आ गया और वो उठकर आस्थान से चली गई। पीर साहब का दरवाज़ा बंद था, जहाँ वहाँ पर वो शायद अपने ख़ास दम दुरूद में मसरूफ़ थे। वफ़ा को ये अच्छा मौका लगा था इस कमरे में जाने का जिसका ये कुंडा लगा था। वो जिस खामोशी से दबे पाँव चलती हुई कमरे के दरवाजे के सामने आन खड़ी हुई। कुछ देर तक तो वो सोचती रही कि आया कमरे में जाए जाए या फिर ना जाया जाए। चंद लम्हों तक वो सोचती रही, फिर बस अपनी तबीयत के हाथों मजबूर होकर कुंडा खोलकर कमरे का दरवाज़ा पूरा हवा करती अंदर दाखिल हो गई। लोहे के जर्द ना अंग दूर दरवाजे को वो वापस बंद कर चुकी थी, इस तरह किसी को पता ना चले कि कोई अंदर है। कमरे के अंदर दाखिल होने के बाद कुछ लम्हों तक तो इसको कुछ सुनाई नहीं दिया। फिर जब अंधेरा होने के बाद वफ़ा ने अपने बैग में से टटोल कर मोबाइल निकाल कर टॉर्च जलाई। टॉर्च की रोशनी फैलते कमरे का मंजर कुछ वाज़ेह हुआ था। कमरे में बड़े बड़े केस में पानी भरा हुआ रखा था। एक तरफ और दूसरी तरफ बहुत सारे कसीर मिकदार में डब्बे रखे थे, जिनको खोलने की गर्ज से वफ़ा आले पड़ी थी और डिब्बा खोलते इसमें लड्डू मौजूद थे, जो गालिबन मोतीचूर के लड्डू कहलाते थे। आमतौर पर वफ़ा ने इसमें से एक डिब्बा उठाकर खामोशी से अपने बैग में छुपा लिया और अब अपनी पानी की बोतल में भरा पानी जल्दी से खटाखट पी गई। बोतल खाली होने के बाद इस बोतल में बड़ी मुश्किल से कैन को खोलकर इसे पानी भरा था। इस कार्रवाई को करने में काफ़ी मुश्किल दरपेश आई थी। कुछ पानी फर्श पे भी गिरा था, मगर वो जल्द से जल्द अपना काम ख़त्म करके इस कमरे से निकल जाना चाहती थी। काम मुकम्मल हो चुका था और वो पास वापस जाने के लिए पलट ही रही थी। कमरे का दरवाज़ा खुला था और किसी ने अंदर आकर वापस अंदर से कमरे के दरवाजे को कुंडी लगाई थी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरा पीछे करते करते तुम यहाँ भी पहुँच गए। सामने मौजूद पप्पू को देखा वफ़ा की जान में जान आई। वफ़ा के नज़दीक पप्पू को इसके एक दो थप्पड़ ही में ही मैदान छोड़ कर भाग जाने वालों में से था। ये मेरी जगह, मैं यहीं रहता हूँ। कहीं तुम मुझे तलाश करते करते यहाँ तो नहीं पहुँच गए मेरी पोपट रानी? तुम्हारा दिमाग का लगता है कोई स्क्रू ढीला है। मैं तुम्हें ढूंढती ढूंढती तुम तक क्यों पहुँचूंगी? तुम लगते कौन हो मेरे? अरे ओ मेरी चंपो जम्बियन, तूने तूने छेड़ा मेरे दिल के तार, मुझे अपने सर का ताज बना के तू देख, फिर रोज चलेंगे 9 से 12। पप्पू ने मुंह में राजगुरु खोल के भरते हुए अपनी लाल लाल आंखों से घुटते एक आंख मार कर कहा। कमरे में सवाए टॉर्च की रोशनी के कोई और रोशनी नहीं थी। इसमें तन्हाई और मध्यम रोशनी माहौल को कुछ और ही फसफसा कर रही थी। वफ़ा को कमरे की पुरसारियत से थोड़ी थोड़ी घबराहट ने आन घेरा था, मगर वो फिर भी खुद के ऊपर एतमाद ज़ाहिर करने की भरपूर कोशिश करते पप्पू का दिमाग दुरुस्त करने की तकव्वतू कर रही थी। खबीज चर्ची हो तुम, शादी वो भी तुम जैसे टपोरी से नामुमकिन, तुम दुनिया के आखिरी मर्द भी हुए तब भी मैं तुम जैसे को मुँह ना लगाऊंगी। कच्चा की शादी, नो नेवर। वफ़ा आग बोखला हो उठी। दिल चाहा एक थप्पड़ मौके पर रसीद कर दे इसके, मगर इस वक्त उसके रहमो करम पर थी, इसकी जगह पर मौजूद थी। इसको तो आज ही पता चलता कि पप्पू यहाँ रहता है। इसका मतलब वो भी इस पीर का एक मौरा था। कहीं न कहीं पप्पू हर इस रात से वाकिफ़ ज़रूर रखता था जिसकी वो तलाश करने आई थी। गुस्से में तो तुम और भी मस्त पप्पू की पोपट लगती हो, बिल्कुल शोला जवाला। राज़ की बात बताओ, अपने आप को भी शादी का कोई शौक़ नहीं है? तो मेरे आने वाले बच्चों की ज़रूरत है, इन्हीं को अम्मी चाहिए। इसने अपने कान के पीछे अड़ा सा हुआ गुलाब निकाल के आशिकाना अंदाज में वफ़ा की कुर्ती की फ्रंट पॉकेट में सजाया। शक्ल से जितने मस्किन लगते हो, अंदर और बाहर से इतने ही बेहुदा हो तुम और कर भी क्या सकते हो सिवाय आवारगी के? वो इस कदर दिलेरी पे शर्म व गुस्से से फट पड़ी। आवारगी आवारापन अभी तुमने देखा ही कहाँ है मेरा? कभी तो मेरे पास आओ दुल्हन के रूप में, आओ मेरी से सजाओ एक बार तो सही। कसम खा के कहता तुम्हारा महबूब मुँह दिखाए मैं घूंघट उलटते ही जान दे दूँगा। वफ़ा को दीवार से लगा के अपने दोनों बाजू दीवार पे जमा, उसकी आंखों में न जाने क्या खोज रहा था। सही कहा है किसी ने, बिल्कुल मोहब्बत हराम नहीं है, मगर महबूब कमीने होंगे। वो घर्राए, वो उसके सीने पर अपनी मखरोती हाथों को रख ऐसे पर्दे धकेलने की कोशिश करने लगी। इसके मुँह से आती गुट्टे की बदबू अब वफ़ा की बर्दाश्त से बाहर था। चेहरे मुझे कभी नहीं भूलते मेरी बुलबुल, बस अभी हिसाब लेने का वक्त नहीं आया। वो संजीदगी से कहता वफ़ा के बरसते हाथों को कलाइयों से जकड़ते हुए गहरे लहजे में कह रहा था, कौन से हिसाब की बात कर रहे हो? तो मैंने तुम जैसे सड़क छाप लोगों से किसी किस्म का हिसाब नहीं रखी। तो फिर ये क्या है पोपट? वो अपने सीने का गिरबान एक हाथ से फाड़ता हुआ बोलता। वफ़ा को दहशत कर गया था। कौन से हिसाब की बात कर रहे हो तुम? मैं तुम जैसे सड़क से आप लोगों से किसी किस्म का हिसाब नहीं रखती। तो फिर ये क्या है पोपट? वो अपने सीने का गिरबान एक हाथ से फाड़ता हुआ बोलता। वफ़ा को वहशत ज़दा कर गया। सीने पे जा बजा वफ़ा के मुक्के और नाखूनों से खरोंचें आ चुकी थी। इसकी ज़िम्मेदार तुम खुद हो पर टपोर इंसान। वो इसकी सी आंखों से बेखौफी से झांकती, नखुश ज़दा लहजे में गोया हुई, मगर यकदम इसको पप्पू की आंख देखकर अजीब सा खौफ सा महसूस हुआ, जिनमें भर भर के सुरमा डाला हुआ था। वो तो कभी गलती से भी काजल तक लगाने के रवादार नहीं थे। कच्चा के सुरमा नामुमकिन। वफ़ा के वजूद में वो दूसरा
वो सुरमा उंडेली आँखों में देखने के बाद अजीब चिड़चिड़ी सी भर गई। इस पर तजाजट काला आँखों का रंग। मैं तो और भी बहुत सी ज़िम्मेदारियाँ कबूल करने के लिए तैयार हूँ मेरी कटोनी, बस कबूल है, कबूल है, कबूल है कहने की देर है तुम्हारी। वो मुँह से बहती गुटके गुटके की पीक वफ़ा के हाथ की कलाई को पकड़ के इसके हाथ की पूँछ से साफ करता है। ये सब कुछ पप्पू ने इतनी तेज़ी से कहते वफ़ा को जब तक समझ आई, तब तक पप्पू अपना काम मुकम्मल कर चुका था। यू अनमैनर्स मैन, वफ़ा ने बेबसी से अपनी पैक लगाए हाथ को देखा और गुस्से से फट पड़ी। और क्या कहा तुमने कि कबूल है कहलवाना चाहते हो तुम मुझसे? हाँ बिल्कुल, यही नहीं। अगर मिलती मुझे 2 दिन की बादशाहत तो यकीन मान, मेरा तो मेरी कटोनी मेरी रियासत में तेरी तस्वीर के सिक्के चलने थे। वो अदाए लफराना प्लस ख़बाज़ाना से कहता सीने पे हाथ रखकर वफ़ा को शदीद तलमा गया था। टॉर्च की रोशनी में पप्पू का चेहरा वफ़ा को मज़ीद नापसंदा महसूस हुआ था। मुझे शीशे में उतारना तुम्हारे बस की बात नहीं है, और मैं तुम सेट हो जाऊँ, हाँ तुम्हारी इतनी औकात नहीं है। और हाँ शादी, और वो भी तुमसे कभी नहीं। अगर दुनिया के आखिरी मर्द भी हो गए तब भी मैं कंवारी मरना पसंद करूँगी। ऐसे कह के मेरे दिल के टुकड़े कर डाले तुमने। अब मैं तुमसे खफा हूँ। वो लहजे में मसनूई खफी सा मौके गोया हुआ। खुश रहो या खफा रहो कमीने इंसान, मेरी बला से बस मुझसे दूर रहो, दफ़ा रहो। वो तंग उठी और अपने तंग इसकी तबीयत साफ़ करनी चाहिए। मरीज़ इश्क तो पहले ही हो मेरी कटोनी, अब तुम मुझे दिल का मरीज़ तो ना बनाओ। पप्पू ने हाथ बढ़ाकर दीवार पर रखा। वफ़ा एकदम कुछ पीछे को खिसकी। इसको पप्पू से अजीब कराहियत सी महसूस हो रही थी, खासकर इसकी वजह से उड़ती इतर और चमेली की खुशबू। या दिल के नहीं, तुम दिमागी मरीज़ हो, तुम महबूब की नहीं साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत है। वफ़ा ने इसके चेहरे पर अपना शोल्डर बैग वसीद करते हुए तमस्कर उड़ाया। गिना रही मुझे तुमसे? वो काय लेते हुए बोली। क्यों सफ़ेद झूठ बोलती है? टोनी ने की अपने इन लाल लाल होठों, गुलाब के फूल जैसे होठों से। पप्पू ने अपने होठ गोल करके वफ़ा के होठों के नज़दीक ले जाके इसके लबों से मिस करने ही चाहते कि वफ़ा ने बैग खोलकर कुछ देर पहले भरा पानी, जो कि इसने बहुत मुश्किल से अपनी बोतल में भरा था, इससे अपने हाथ साफ कर डाला। जो बचा हुआ पानी पप्पू के चेहरे पर उछालकर उसको संभालने का मौका दिए बगैर कमरे का दरवाज़ा खोलकर वहाँ से फ़रार हुई थी। क्या तुम्हें मंजूर है जाबे? दूसरी दफ़ा दादी बेगम ने पूछा। नहीं बिल्कुल भी नहीं। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या तुम अपनी बहन की कुर्बानी देना चाहते हो? बेताई बेगम बेटे का मुस्बत जवाब न पाकर घर आई। अलबत्ता बाकी सब लोग हैरान खड़े फैसला होने के मुंतज़िर थे। मैं हरगिज़ भी एक ऐसी लड़की को कुर्बानी की भेंट नहीं चढ़ा सकता जो कि बेकसूर हो। महमल का इसमें भला क्या कसूर जब मेरी ही बहन मुजरिम हो? कशमाला की गलती की सज़ा मैं महमल को नहीं दूंगा। जो मुजरिम है सज़ा का मुस्तहिक भी इसी को होना चाहिए, समझे आप सब? कामिल ने चौंक कर जाबिर को देखा, मगर इस पर जाबिर के चेहरे पे कोई समझ आने वाला ऐसा तासुर न था जिसकी बिना पर वे इसकी कही गई अच्छाई बुराई को तोल सकता है। दूसरी तरफ वफा थी, जो कुछ देर पहले कबल जाबिर से बदगुमान हो चली थी, मगर जाबिर की अच्छाई ने दिल में दस्तक दी, सारी कदावरतों को धो डाला था। ये तुम्हारा आखिरी फैसला है जाबिर? हाँ ये मेरा आखिरी फैसला है। बेशक, वो सख्ती से गोया हुआ पिस्टल ज़मीन पे फेंकता वफा के बिल्कुल बराबर से होता है, एक नज़र इस पर डालता वहाँ से वॉक आउट कर गया। आप लोग वटा सटा ही करना चाहते हैं ना? तो ठीक है, महमल को मेरे मामल की महमल की तो ठीक है, महमल को मेरे कामिल की दुल्हन बना दिया जाए। इस तरह की हवेली की रिवायत भी बरकरार रहेगी और कशमाला की ज़िंदगी भी। और मैं जानती हूँ कि मेरा बेटा किसकी खुशी और ज़िंदगी खातिर मेरी बात को कभी रद्द नहीं करेगा। मुन्ना ने जैसे लम्हे अब इस पंचायत को बर्खास्त करना चाहा, कामिल का हाथ पकड़कर रोती महमल के बिल्कुल ऐन सामने खड़ा किया। अपने हाथ में थामे बेटे के हाथ पे महमल का हाथ थमा दिया, जिसे कामिल ने बहुत मजबूती से थामा था। फैसला हो चुका था। मुन्ना की तरजीह सबके दिल को लगी थी सिवाय एक के। आज भी इसमें इस खबीज़ पप्पो की वजह से पीर की शक्ल नहीं देख सकी थी। लगता है अब अगली दफ़ा अबाया और निकाब करके आना होगा। वो आस्तीने से काफ़ी दूर आ गई थी। चलते चलते रिक्शा टैक्सी की तलाश, अगर इसकी बदकिस्मती के दूर दूर तक कोई रिक्शा टैक्सी मुयसर नहीं थी। उफ, प्यास भी इतनी लग रही है, पानी भी नहीं बचा। भूख और प्यास से इसका बुरा हाल था। सुबह सवेरे वो बगैर किसी को बताए निकल आई थी। मोबाइल पे कई दफ़ा जाबिर के नंबर पे कॉल की, मगर हर दफ़ा इसका नंबर बंद ही जा रहा था। अभी वो मज़ीद थोड़ा और चली थी, सामने से धूल उड़ाती एक गाड़ी इसके बिल्कुल पास आकर रुक गई थी। ए मिस्टर, तुम्हें तमीज़ नहीं है? तुम्हें सारी मिट्टी मेरे ऊपर उड़ा दी तुमने। वफ़ा का बस चलती तो आज हवाओं से भी लड़ने मरने को तैयार हो जाती। ये तो फिर एक इंसान था। वो बगैर देखे गाड़ी में बैठे शख्स को नॉन स्टॉप बोलना शुरू हो चुकी थी, मगर जैसे ही गाड़ी में मौजूद इस हेज़ल ग्रीन कलर के पुरकशी शफाफ आंखों वाले शख्स पे वफ़ा की नज़र पड़ी, चंद ही लम्हों में वो पहचान चुकी थी। ये गाड़ी में बैठा शख्स शाहज़मान है। वफ़ा की आंखों में कुछ दिन पुराना मंजर यक घूम गया। वो शख्स को इतनी जल्दी कैसे भूल सकती थी? मगर सामने एक दफ़ा फिर इसको देखा वफ़ा को अपना थप्पड़ जो इसने इस दिन ज़मान के मुँह पे तस्वीर किया था, लम्हे के हज़ारों हिस्से में याद आ चुका था। ज़बान को जैसे ही एकदम ब्रेक लग गया था।
आप न जाने क्यों इसकी ज़बान लड़खड़ाई थी। शाहज़मान के सामने वो आज भी चेहरे को गिरे रंग की शॉल में ढाँपे हुए थे। वफ़ा को सिर्फ़ इसकी बड़ी-बड़ी असीर कर देने वाली रोशन आँखें ही नज़र आ रही थी, जो कि आज दिन की रोशनी में इसको गड़बड़ाने के लिए काफ़ी थी, क्योंकि पिछली बार जब इसकी शाहज़मान से मुलाकात हुई थी, इस वक़्त मग़रिब का वक़्त हुआ था कि ख़त्म हो चुका था। शाहज़मान की आँखों में कुछ ऐसा ज़रूर था कि मुक़ाबिल को उन लम्हों में अपना असीर बना के अपने शहर में जगह लेने के लिए काफ़ी था, मगर वफ़ा इसके शहर में कैद होना नहीं चाहती थी। मैंने कहा था ना, तुम्हें बहुत जल्द मेरी ज़रूरत पड़ने वाली है और हम बहुत जल्द मिलेंगे। शाहज़मान ने कहते के साथ ही वफ़ा की सीट का दरवाज़ा खोलकर इसको कलाई से रगड़कर गाड़ी में खींचा था और वफ़ा गाड़ी में बैठते इसको संभालने का मौका दिए बगैर गाड़ी स्टार्ट कर चुका था। गाड़ी की स्पीड हवाओं से बातें कर रही थी। वो जाना के पास लेटी इसके सर में उँगलियाँ चला रही थी, आँखों से मुसलसल अश्रवा थे। जाना कब की सो चुकी थी, मगर बेख़्याली में अब भी इसके सर में उँगलियाँ चलाने में मसरूफ़ थी। आज इसके दिल के कई टुकड़े हुए थे। मेमन का दिल खून के आंसू रो रहा था। वो आज बुरी तरह से बिखर चुकी थी। इसकी किस्मत का फैसला हुए पूरे 24 घंटे गुजर चुके थे, मगर आंसू थे कि थमने का नाम नहीं ले रहे थे। सब खुश थे, बिलाल, इसका भाई, इसके माँ-बाप, कशमाला, हर एक सिर्फ एक वो ही थी जिससे खुशी रूठ चुकी थी। कामिल आगा, मैंने आपसे खामोश मोहब्बत की थी, मगर आपके इस दिन के रवैये ने मुझे आपसे मैल दूर कर दिया। नफ़रत तो चाहकर भी मैं आपसे नहीं कर सकी, मगर अब मोहब्बत करना भी मुमकिन नहीं। आपको मैंने कितना ऊँचा मुकाम दिया था अपने दिल पे, मगर आप भी वही आम से मर्द निकले जो सिर्फ औरत के वजूद को तस्ख़ीर करना अपनी मर्दगानी गरदानते हैं। वो अब लेटे उठ बैठी थी। सिसकियों से पूरा कमरा गूंज उठा था। कमरे के दरवाजे पे तीसरी दफ़ा खटका हुआ था। मेमन ने चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा और उठ खड़ी हुई साइड टेबल पर पड़ा दुपट्टा शानों पर डालकर दरवाज़ा खोलने के लिए बढ़ गई थी। कई दफ़ा पूछने के बाद बाहर कौन है जवाब न पाकर मेमन ने झिंझला कर दरवाज़ा खोला था। सामने मौजूद कामिल को देखकर आधी रात के वक्त मेमन की जो जैसे रूह फना हुई थी। तुम तो अंदर आने का नहीं कहोगी, मगर मैं तो आऊँगा, क्योंकि ये मेरी बेटी और इसकी मम्मा के साथ साथ अनकरीब मेरी होने वाली बीवी का कमरा है। कामिल ने कहते हुए मेमन को इशारों से थाम कर साइड पे किया था और पलट के अंदर से दरवाजे का लॉक लगाया। ये क्या बदतमीज़ी है, कहाँ ले जा रहे हो तुम मुझे? वफ़ा मुसलसल अपनी कलाई शाहज़मान की गिरफ्त से छुड़वाने की कोशिश कर रही थी, मगर इनकी हल्की-फुल्की मज़ाहमतों का भला शाहज़मान पे का असर होना था। वो तो बस लब भीजे नाक की सीट में ड्राइविंग करने में मसरूफ़ था, जैसे गाड़ी में सिर्फ तनव हुई तो बैठा है। इस पे तज़ाद की वफ़ा की किसी बात का जवाब दे रहा था। कुछ ही देर में गाड़ी एक झटके से रुकी थी। एक बहुत ही खूबसूरत पहाड़ों पे बड़े-बड़े पत्थरों के दरमियान कुदरत की हसीन शाहकार झील के सामने। शाहज़मान ने बगैर एक लफ्ज़ भी कहे अपनी साइड का दरवाज़ा खोला और गाड़ी से उतरकर घूमकर वफ़ा के साइड का दरवाज़ा खोले। वो मुंतज़िर था इसके उतरने का। मुझे नहीं उतरना, क्यों? मेरी मर्ज़ी, ये मेरा इलाका है, यहाँ सिर्फ मेरी माँ ही मानी और सुनी जाती है, और तुम जैसे अकल से पैदल लोगों का दिमाग दुरुस्त करना मुझे अच्छी तरह आता है। हाँ, मैं ही पागल ही नहीं, बल्कि मेरे दिमाग के तमाम स्क्रू ढीले हैं। आपको जितना इतना मसला है तो मुझे मेरे रहम करम पर छोड़ क्यों नहीं देते? तुम्हें और तुम्हारी इस 100 गज़ की ज़बान को बर्दाश्त करना मेरी मजबूरी नहीं, बल्कि मेरी मर्ज़ी है, इसलिए जो दिल में आए हाँकती रहो। मुझे या मेरी ज़ात पे रत्ती भर भी फ़र्क नहीं पड़ना। तुम होते कौन हो, और तुम हो क्या? एक मामूली से इंसान। तुम्हें भी इसे खुदा ने बनाया, जिसने मुझे, इसलिए खुद को कोई तोप शय मत समझना मेरे सामने। अंडरस्टैंड? तुम नहीं, आप। वो भारी लहजे में सख्ती से अनगर से शहादत बुलंद करके बोला। वफ़ा दाँत पीस के रह गई। भला कभी किसी ने इसे ज़ुर्रत तो नहीं की थी कि ऐसा करने की इसके सामने, मगर फ़िलहाल वो उसके रहम करम पर थी। रास्ते भी तो ना जानती थी वापसी के, जबकि वो मज़ीद इसको देखकर गोया हुआ। और हाँ, बेशक मगर यहाँ थोड़ी सी करेक्शन ज़रूर करूँगा, वो ये कि मैं कुछ तो हूँ, क्योंकि मेरा रब कुछ भी बेकार नहीं बनाता। इस बात का यकीन मैं तुम्हें दिलाना भी चाहता हूँ। मैं क्या हूँ? हाँ, मगर वक्त बहुत बड़ा खिलाड़ी है डियर वफ़ा। अपना और मेरा वक्त ज़ाया करने की बजाय इस पॉइंट पर आओ जिसकी वजह से मुझे यहाँ लापटका है। वो अब कुछ नरम पड़ी थी, कहीं ना कहीं शाहज़मान का भारी लहजा और रोबदार पर्सनैलिटी वफ़ा के गुस्से को ठंडा कर गई थी। बेफ़िक्र रहो, चोरी छुपे निकाह पढ़वाने नहीं आया हूँ। ये ट्रेंड खासा ओल्ड फैशन हो चुका है। मैं नए ज़माने का नायाब बंदा हूँ ज़रा। वो चबा कर गोया, जबकि रुख अब झील की तरफ था। दोपहर के 3 बजने को थे, मगर मौसम बला का दिलफरेब हो रहा था, और इस पे तज़ाद कुदरत का बनाया हसीन मंजर। ओह हेलो मिस्टर, किस खुशफ़हमी में मत रहना, मैं भी कोई आपसे शादी करने के लिए मरी नहीं जा रही। वो तिलमिलाई। इसके रुख मुड़कर मुकराना अंदाज में बात करने पर वो अब की दफ़ा मेरी अभी बात मुकम्मल नहीं हुई। इनका शहादत बुलंद करके वफ़ा को बोलता देकर टोक गया, फिर अपनी बात जारी की। दोबारा से अंदाज़ इसका अंदर सख्त है कि वफ़ा को खामोश रहना पड़ा।
शाहियों के घर से घराने से हो, डंके की चोट पर पूरे ज़माने के सामने अपना बनाना चाहता जानता हूँ। तो मैं आज के बाद इस पीसाई के आस्थान पे नहीं जाऊँगी। ये बात अपने ज़हन में बिठा लो, जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा। पोशीदा राज़ों की खरीद मत करो, नुकसान उठाओगी। बहुत शुक्रिया, मगर मैं अपने अच्छे से बुरे अच्छी तरह से वाकिफ़ हूँ। ये बात आप भी अपने दिमाग में बिठा लें। आज तो आपने मेरा रास्ता रोके, मुझे ज़बरदस्ती अपने साथ लेकर आ गए, मगर याद रखिएगा आइंदा अगर ऐसा कुछ भी किया तो अगवा का पर्चा कटवा दूँगी सीधा आपके नाम का। अगर फितरत में मेरी बर्दाश्त ना होती तो आज तुम्हारी कुछ कहने की हिम्मत तक ना होती। उम्मीद है मेरी बात का मतलब बहुत अच्छी तरह समझ आ गया होगा। मज़ीद कुछ भी समझने की अब ज़रूरत तो नहीं रही होगी ना। वो घर आए, आप जैसे बहुत देखे हैं ये अपनी फजूल लूली टनंगली धोस जमा घर जाकर धोस कर जाकर अपनी बीवी पे जमाएगा। मुझे पता है मेरे लिए क्या अच्छा और क्या बुरा। आपकी तरह एक आदत दिमाग मेरे पास भी है, बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि मेरा दिमाग आपके दिमाग की तरह फारिग नहीं। हो वफ़ा ने तड़क कर कहते हुए हुंकार भरा था। बहुत गुरूर है तुम्हें अपने दिमाग पे, है ना? मगर जितना तुम्हारे पास है इतना ही मेरा दिमाग ख़राब है। समझ आई? वफ़ा का बाजू पकड़ के इसको खुद से नज़दीक करके इंतहाई सख्त लहजे में गोया हुआ था। लीव मी नाउ गड़बड़ाई, और अगर ना जाने दूँ तो वो गहरे लहजे में पूछ बैठा, तो मैं शोर मचा दूँगी, तुम एक किडनैपर हो। वफ़ा का अंदाज़ धमकी आमेज़ हुआ। ये भी शौक तुम पे खुशी पूरा करके देख सकती हो। मेरी तरफ से इजाज़त है, इजाज़त माय फुट। अब तुम देखो वफ़ा क्या चीज़ है। बचाओ बचाओ, ये शख्स मुझे अगवा कर रहा है, मदद करो मेरी, प्लीज़ हेल्प। कई लोग वफ़ा की चीख और पुकार सुनकर अपने अपने मजाक तर्क कर गए। झिल के कदरे सुनसान गोशे की तरफ दौड़े चले आए थे। जब शाहजमान ने बगैर घबराए के वफ़ा की पूछ से इसको अपने सहार में लिया था और उसकी गर्दन पर अपनी थोड़ी जमाकर हाथ में पहले से मौजूद लाइटर को वफ़ा के हाथ में ज़बरदस्ती थामा डाला। छोड़ो इसको, बेवकूफ़ लड़की को क्यों अपनी जान के पीछे पड़ी हो? डॉक्टर ने कहा तो है कि तुम जल्द ही ठीक हो जाओगी। वफ़ा की तरह दफ़ा में पड़ते लोगों के कदम यका वहीं थमे थे। शाहजमान की भारी वक़्त आवाज़ सुन के, क्या हुआ यंग मैन? एक टूरिस्ट ने शाइस्ता अंग्रेजी में इस्तफार किया। नो नथिंग सर, माई वाइफ इज़ मेंटली सिक। वो संजीदा शक्ल बना के गोया हुआ। नो सर, सर आई एम परफेक्टली फाइन एंड आई एम नॉट हिज वाइफ। वो बेबसी से इसकी बात की नफ़ी करने लगा। शाहजमान ने उधेड़ा हुआ शख्स की तरफ देखा, अफसोस से शाने उसका जैसे कह रहा हो, देख ले क्या हालत है इसकी दिमागी। वहाँ मौजूद सब लोग एक एक करके वहाँ से वफ़ा को बीमार समझ कर रवाना होते चले गए। छोड़ो मुझे, मैं तुम्हारा खून पी जाऊँगी, जंगली जाहिल गवार इंसान। पहले मुझसे अपना आप जो दो छुड़वा लो, उसके बाद ये शौक भी पूरा कर लेना। वैसे अब तो तुम्हें मेरी ज़रूरतों का अंदाज़ा बखूबी हो गया होगा। यूँ वो भी मज़ीद खराफात बोलने को, जब वो वफ़ा को खतरनाक घूरी से नवाजता, इसके लबों को पे अनकशतहा शहादत रखे खामोश करा गया। अब मज़ीद एक लफ्ज़ नहीं सुनूंगा, अब मज़ीद एक लफ्ज़ नहीं सुनूंगा। जब मेरे साथ हुआ करो तो सिर्फ मेरी सुना करो। अभी तो मैं तुम्हें घर छोड़ रहा हूँ वापस, मगर अगर तुम इस मज़ार पे दोबारा आ गई तो अगली मुलाकात मेरी तुम्हारे बेडरूम में होगी। शाहजमान का अंदाज़ ऐसा भरा मील ये हुआ था कि वफ़ा चंद लम्हे के लिए साकत सी रह गई। इस पे तज़ाद का इसका हद दर्जा भारी और गमभार बोलता लहजा वफ़ा को कुछ लम्हों के लिए शाहजमान से सहम से गई थी। तुम तो अंदर आने का नहीं कहोगी, मगर मैं तो आऊँगा, क्योंकि ये मेरी बेटी और इसकी मम्मा के साथ 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 अनकरीब मेरी होने वाली बीवी का कमरा है। कामिल ने कहते हुए मेमल को शानों से थाम कर साइड पे किया था और पलट पलट के अंदर से दरवाजे का लॉक लगाया। वो एक दफ़ा फिर मेमल की तरफ आया था। गहरी नींद हुई जाना के माथे पे बूसा देखा, उसके ऊपर कम्फर्ट अच्छे से ढक कर मेमल खामोशी तमाशाई बनी कामिल की तमाम कार्रवाई मुलाजा कर रही थी। आज ज़हनी तनाव इतना बढ़ चुका था, कामिल से किसी किस्म की बहस में पड़ने तक इसमें साकित नहीं थी। कल तक के दिन भी वैसे इसको किसी भेड़ बकरी की तरह कुर्बान कर देना था। शादी कितना खूबसूरत रिश्ता होता है, दो रूहों का मिलन होता है, मगर मेमल के सिवाय ज़हनी तशनगी ये कुछ भी न था। आज आखिरी रात थी, इसको तन्हाई कल तो इसकी शादी थी कामिल के साथ। वो अपनी सोचों में मगन थी जब इसको अपने शानों पर दबाव सा महसूस हुआ। वो एकदम चौंकी, कामिल को खुद को बखौर तख्ता पाकर वो गड़बड़ाई थी। रिश्ता बदलने को था, एहसासात ने नई रविश अख्तियार की थी, मगर फिर भी न जाने कि इसकी आंखों में वीरानी सी सकूत थी। कामिल को इसकी आंखों में झलकते सन्नाटे देखकर दिल डूब से गया था। उसकी मोहब्बत थी, मगर आज वो इसकी वजह से इस कदर तकलीफ में थी। बहुत ही तवील सफ़र किया था इसने तपती रेत में तनतना, मगर कामिल इसकी तमाम तवील मुसाफतों की थकन खुद में समझने के लिए तैयार था। कामिल ने अपने हाथ भर के फासले पर मौजूद इस उदासी आंखों वाली लड़की को खुद में समो लिया था। वो बस इसके दिल में मौजूद सकूत को तोड़ना चाहता था। महमल के तमाम गमों को समेटना वो मकसद था इसका वाहिद। महमल इसकी खामोशी में आके कुछ इस तरह से बिगड़ती कि जितने दुखते आंसू के जरिए कह डाले। कामिल का चौड़ा सीना इसके अश्क से
रह चुका था। दोनों तरफ बस खामोशी थी। कामिल बगैर कुछ कहे बस इसकी पुश को थपथपा रहा था, जैसे अपने साथ का यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा था। रात गहरी हो चली थी। सर्द मौसम, कमरे की ठंडरने वाली फिजा और खुद में जगड़ लेने वाली खामोशी माहौल में जैसे मोहब्बत का सहर फूंक रही थी। लम्हों का खेलता बस वो बड़ी मुश्किल से होश में आते हुए कामिल से फासले पर हुई थी। वो इस एक लम्हे की हाथ साथी कैफियत में बहुत सा रह गई थी। सारे हवास एक लम्हे में मफूफ हो गए थे और वो बेख्तियार में कामिल के सीने से आ लगी थी। सोचते समझने का वक्त ही कहाँ मिला था। मेमन ने अपनी बेसाख्ती पे कुछ शर्मिंदा सी होकर उड़ती गिरती पलकों की चादर में से कामिल को देखा और नजर झुका गई। मजीद कामिल की आंखों में झुकना मेमन की बस की बात नहीं रही थी। डरो नहीं, तुम्हें कभी तनहा नहीं होने दूंगा। जब जब तुम्हें मेरे सीने पे रखने की जरूरत पड़ेगी मुझे लम्हों में अपने पास पाओगी। कितना खूबसूरत लहजा था इसका, एतमाद बख्शता यकीन दिलाता। गुर्बत की मानूस महक अजनबी न थी इस दिलफरेब खुशबू से तो वो तब से वाकिफ थी जिससे खुद को भी नहीं जाना था। मगर अब मुझसे खौफजदा मत हो मेमन, मैं आज भी वही हूँ, बल्कि अब तो एक मुकद्दस रिश्ता भी हम दोनों के दरमियान बनने जा रहा है। बस मुझे तुम्हारी इन आंखों में गम नहीं जचता और मुझे अब और आपकी तक़ुर्बत पसंद नहीं, जिसका आप मुझे बार बार ना जाने क्यों एहसास दिलाए चले जाते हैं। वो तल्खी से गोया ऐसे जैसे कि बाकी के कामिल के कहे अल्फाज कानों में पड़े ही ना थे। आदत डालो क्योंकि अब इन दोनों के साथ बाकी की ज़िंदगी बसर करनी है मेरी महमी को। वो इसकी नाक को प्यार से दबाते हुए बोला और झट मेमल के रुखसा पे बूसा दे डाला। बाबा आपने मेमल को किस को किया, अब मुझे भी करो। मेमल ने सब डरा कर पीछे मुड़कर नन्ही जाना को देखा जो बाप से आंखों को मलते हुए नींद भगाने की कोशिश कर रही थी। जाना ने इतनी मोहलत ही न दी थी कि वो कुछ कह पाती। नहीं बेटा, मैंने आपकी मम्मी को किस थोड़ी किया, मैं तो बस मम्मी के गाल पे मौजूद तिल देख रहा था कि गायब तो नहीं हो गया। काम मिलने मेमल की खफ के सिर पड़े चेहरे को मैंने ख्याल नजरों से घुरते हुए कहा, नहीं बाबा जान, आप मजाक कर रहे हैं, आपने मम्मी को किस दी है। जाना के मुंह बुसर कर कहने पर मेमल के चेहरे पर मौजूद झंझलाहट देखकर कामिल का शगाफ का एकमा फजा में बुलंद हुआ और वो जाना को प्यार करके उठ खड़ा हुआ और मेमल के पास से गुजरते बहुत धीमी सी गोशी की थी। कल की रात बस चंद घंटे रहते हैं। मेमल बेदर्दी से लब काटती रह गई और वो हवा की झोंके की मानन जा चुका था। माल तो अच्छा है, इसको ट्रांसफ़र करा दो, मगर इस दफ़ा याद है कोई गलती ना हो। मुल्क का नामोर बिजनेसमैन और सियासतदान सेठ जिलानी ने उम्मीद की मुँह मांगी कीमत अदा की थी। अरब इसको मालदीव के एक मशहूर जिस्म फरोजी के अड्डे बार में सप्लाई किया जा रहा था, जहाँ वो पहले भी लाखों की तादाद में लड़कियाँ सप्लाई करता आया था। वहाँ पे पाकिस्तानी और इंडियन लड़कियों की खासी डिमांड थी। अच्छे मुँह मांगे दामों वहाँ मासूम और कमसिन लड़कियों को फ़रोख्त किया जाता था। मालदीव में ही नहीं, लॉस एंजल्स में भी यही हाल था। वहाँ पर भी कई दरिंदे कसीर तादाद में यही कारोबार कर रहे थे। खुदा को भूल बैठे थे। इंसानियत का गला घोंट कर अपनी बहन बेटियों को सात पर्दों में रखकर दूसरों की औरतों की इज्जतों को नीलाम करने में मगन ये जिस्म के व्यापारी बहुत कामयाबी से अपने इस गलीज धंधे में मस्त है। जी जी बी साहब, आप बेफिक्र हो जाए, इस दफ़ा ऐसा कुछ नहीं होगा, माल ठिकाने पर पहुँच जाएगा तो फिर हम भी थोड़ा सा दिल बहला लें ज़रा। सेठ जिलानी ने मकारी से कहा, हाँ हाँ ज़रूर, क्यों नहीं साहब। शेरदिल ने फौरी सेठ को उम्मीद के कमरे की तरफ रवाना किया। फिर एक दफ़ा वही हुआ जिसके बाद उम्मीद की अजियतना चीखें बंद कमरे के बाहर तक गूंज रही थी। दूसरी तरफ मीना थी जो खुद को साथ हुई दरंदी की ताप न लाती मौत को गले लगा बैठी थी। इसकी सांस बंद हुए 2 घंटे भी हो चुके थे, मगर ज़ालिमों ने मज़ीद 1 घंटे से ज़ायद इसके इंतकाल करने के बावजूद इससे खेला और फिर फार्म हाउस से दूर झाड़ियों में इसको आग लगा दी। लॉस एंजलिस जैसे बड़े शहर में उम्मीद को दूसरी तरफ और 19 लड़कियों के साथ पहुंचा दिया गया था। साथ ही इसको ख़ास मशरकी लिबास देवतन करवाया गया था हिजाब के साथ, ताकि वो वहाँ आने वाले अफराद को पाकिस्तानी होने का पता दे सके और उम्मीद के ज़रिए इसको व्यापारी का से मुँह मांगी कीमत वसूल ले। रोशनी और फहाशी के शहर लॉस एंजलिस में जगह जगह अड्डे कसीर मिकदार में खुले हुए थे। यहाँ आकर उम्मीद को सही मानों में अंदाज़ा हुआ था कि ज़िंदगी में अजियत मिलना किसे कहते हैं। हर रात इसके साथ कई खरीदार आते खेलते और चले जाते हुए जैसे बस एक जिंदा लाश बनकर रह गई थी। ऐसे में कुछ अरसे बाद इसकी खूबसूरती इंग्लैंड के मशहूर बार में बतौर बार डांसर भेज दिया गया था। उम्मीद के बजाय अब इसका नाम मरीना हो चुका था। इसके व्यापारी इसको एक मुकम्मल कॉल कर बना छोड़ा था। वो थी कि बस चुप, मौत की दुआएं करती थी। कई दफ़ा भागने की भी कोशिश कर डाली मगर वो भी बेसूत रही। ऐसे में एक दिन वो हो गया जिसकी उम्मीद वो उम्मीद है कि वो उम्मीद छोड़ चुकी थी।